देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। इस वक्त पाकिस्तान के लिए मईशत एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट के हवाले से बात की जाए तो ना वो ट्रस्ट आम आवाम में नजर आता है, ना ही आलमी इदारों को नजर आता है। लेकिन आज एक ऐसी खबर मैं आपसे शेयर करने लगा हूं जिसके बाद आप खुद कहेंगे कि ये ट्रस्ट ना है तो इसकी वजह क्या है। एक पाकिस्तानी शहरी अमेरिका में जो मुकीम है, उसने टर्की में जो जल्जला आया, उस जल्जले के बाद टर्किश एम्बेसी में जाके $30 मिलियन मुबैना तौर पे जो अब तक इतलात है कि $30 मिलियन वहां पे टर्किश एम्बेसी में जाकर डिपॉजिट कर दिए ताकि वहां पे जो रिलीफ एक्टिविटीज का काम है उसमें वो ताउन कर सके। ये सवाल खड़ा करता है, तमाम तो सिनेरियो को देखते ये सवाल नजर आता है कि क्या वो शख्स जो कि पाकिस्तानी है और टर्की एम्बेसी में जाके जब वो इतनी बड़ी रकम टर्किश एम्बेसी में डिपॉजिट कर सकता है तो क्यों उसने इस रकम को पाकिस्तान की हुकूमत के थ्रू मटेरियलाइज नहीं कराया? क्या वजह थी कि वो जो रकम है जो पाकिस्तानियों की जानिब से टर्किश एम्बेसी में डिपॉजिट की जा रही है वो डायरेक्टली दी जा रही है, ना कि हुकूमती सतह पे एक साथ कलेक्टिवली दी जा सके। इसके अलावा भी बहुत बड़े पैमाने पे पाकिस्तानियों की जानिब से ये जो फंड कलेक्शन और वहां पे जो तरसीलात के हवाले से मामला जो हो रहे हैं वो इंडिपेंडेंट तौर पे हो रहे हैं। हुकूमत के तौर पे ये कहा जाए कि हुकूमत अपना काम जरूर कर रही है लेकिन कलेक्टिव एफर्ट्स में हुकूमत इस वक्त नजर नहीं आती। ये तमाम तो सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल है जनाब शुएब राजा साहब, सीनियर सहाफी हैं, तजज़ियाकार हैं, और साथ में हमें ज्वाइन करेंगे जनाब रिजवान शाह साहब। शाह साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। ये जो खबर है, कहने को तो एक अच्छी खबर है, इसमें पाकिस्तानियों के हवाले से एक पॉजिटिव साइन भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये खबर इस बात की तरफ इशारा तो करती है कि पाकिस्तानी जो लोग हैं, जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की जाए, जो मुसलमानों के लिए एक बड़ा जज्बा रखते हैं, गर्मजोशी का जज्बा रखते हैं, वो हुकूमती सतह पे शायद उस तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान का और तुर्की का दहाइयों का ताल्लुक है और एक बहुत गहरा ताल्लुक है। हमारा कल्चर भी उनके साथ मिलता है और हमारे ख्यालात भी उनके साथ मिलते हैं। और जो तुर्क भाई हैं उनके लिए डेफिनेटली पाकिस्तान बहुत परेशान है, पाकिस्तान की आवाम परेशान है। एक बहुत बड़े सहाने से दो चार हुए हैं जिसमें बहुत बड़ी तबाही हुई है, हज़ारों लोग उसके अंदर शहीद हो गए 10 रुपये के अंदर। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जितने बुरे तरीके से रैप्चर हुआ है उसकी तो बहुत कम मिसालें हैं दुनिया में तबाही। तो बिल्कुल पाकिस्तानी लोग वरीड हैं, पाकिस्तानी लोग उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह आपने बताया कि एक पाकिस्तानी है जिन्होंने $30 मिलियन दिया है, वो देखें बेसिकली वो देने को तो गवर्नमेंट के फंड में भी दे सकते थे, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि शायद वो उस तरह का ट्रस्ट गवर्नमेंट के ऊपर करना नहीं जा रहे और उन्होंने डायरेक्ट तुर्की को दी है। और इसकी मिसालें भी हैं, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उसकी कोई वजूहात भी होंगी, हमें उन वजूहात को भी देखना पड़ेगा। उसकी वजूहात हमारे सामने मिसाल है कि तुर्की की खातून अव्वल के हार वाला मामला, वो भी देख लें कि हमारे लिए एक बाइस शर्मिंदगी वो वाकया हुआ है जिसकी आज तक ना कोई तहकीकात हुई है और ना कोई मामला चले हैं। ठीक है। और इसी तरह मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के ऊपर, हमारी गवर्नमेंट के ऊपर इस वक्त लोगों का वो एतमाद नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी किसी को पैसा दिया नहीं, सबसे पैसा लिया है। तो शाह साहब, ये आप जो कह रहे हैं एतमाद नहीं है, ये कोई आज की नई हुकूमत तो नहीं है, कोई नए चेहरे तो नहीं है, ये तो सालों साल से हुक्मरानी करते रहे। फिर भी अगर एतमाद नहीं है तो यकीनी तौर पे कोई बड़ी वजह तो रही होगी ना। सर, बड़ी वजह इसलिए रही है कि लोग ये समझते हैं कि हमारे पैसे की हिफाजत नहीं कर सकते हैं। जिस मकसद के लिए पैसा या टैक्स कलेक्ट करते हैं वो ये करते नहीं है और पर्सनल करप्शन के अंदर ये मुलविस रहे हैं। सर आप माजरत कहा शाह साहब, आप कह रहे हैं करप्शन के अंदर मुलविस। मैं शहबाज शरीफ साहब की मुतादिद ऐसी तकारीर दिखा सकता हूं जिसमें वो करप्शन के ऊपर कड़े फैसलों की बात कर रहे हैं। उन्होंने, आपको याद भी होगा, एक बड़ा मशहूर उनका एक जुमला भी है कि अगर सड़कों पर घसीट के ही पैसे निकालने पड़े तो वो निकाले जाएंगे, पेट फाड़ने वाले, और सारे वो बयानात तो है ना, माजी में कोई ज्यादा पुराने बयानात भी नहीं है वो। लेकिन आप उनके साहबजादे का वो बयान भी तो कोट कर लें जहाँ पे उन्होंने स्कूल के बच्चों को फरमाया था कि बच्चों, करप्शन होती रहती है, ये ऐसे ही चलता रहता है, मुल्क ऐसे ही चलता है। तो वो भी तो उनके साहबजादे के अल्फाज थे।
ये बड़े अहम, वैसे बात तो आप सच कह रहे हैं, लेकिन शुएब साहब मैं अगर चाहूं, अगर आप इसके ऊपर जरूर कमेंट करें, क्योंकि ये जो खबर है, इस खबर के दो पहलू हैं। एक तो बड़ा मुस्बत पहलू है कि एक पाकिस्तानी शहरी, एक पाकिस्तानी ने अपने दोस्त ममालिक के लिए, उनके मुसलमानों के लिए एक बड़ा हमदर्दी का जज्बा रखा और एक बड़ी खती रकम वहां पे डोनेट की। और यकीन तौर पे हम पाकिस्तानी सब चाहते भी हैं कि जिस तरीके से भी हो सके टर्की के जो लोग हैं, वहां की जो आवाम है, उसकी मदद की जा सके इस मुश्किल घड़ी में। लेकिन यहां पे एक और दूसरा सवाल यह भी खड़ा किया जा रहा है कि क्या आम आवाम का, ये एक आम आदमी का या इंस्टीट्यूशंस का जो ट्रस्ट है वो इस हुकूमत पे अब नहीं रहा, या इन मौजूदा हुक्मरानों पे वो ट्रस्ट अब नजर नहीं आता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेमन साहब शुक्रिया। देखें, दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि अगर आप हिस्ट्री के तनाजर में बात करें तो पुराने वक्तों में पाकिस्तान बनने से पहले, मतलब तुर्क अपना मुगलों के दौर में या दूसरे दौर में, जब कोई हिंदू मुसलमान हो जाता था कोई ये नहीं कहता था कि वो मुसलमान हो गया है। आप हिस्ट्री की किताबें खोल लें, वो कहते थे फलां बंदा तुर्क हो गया है। ठीक है, मतलब तुर्की का इतना इन्फ्लुएंस था इस खित्ते में, सल्तनत उस्मानिया का भी, कि जब कोई हिंदू मुसलमान होता था तो वो ये नहीं कहते थे कि वो मुसलमान हो गया है, यहाँ के लोग ये कहते थे कि फलां बंदा तुर्क हो गया है। तुर्कों से हमारा रिश्ता तो बहुत पुराना है। लेकिन प्रॉब्लम जो आप बात कर रहे हैं ना, इसमें बड़ी सादी सी बात है कि पहली बात तो ये कि जिस पाकिस्तानी ने अमेरिका में दिए, शायद वो मतलब पाकिस्तान का ड्यूल नेशनल होगा, पहली शरीयत उसकी अमेरिका की ही होगी डेफिनेटली। इस हुकूमत पे किसी का भी ट्रस्ट नहीं है भाई, इस हुकूमत में किसी का भी ट्रस्ट नहीं है। इमरान खान ने टेलीथॉन किया था तो लोगों ने उसको अरबों रुपया भेज दिया था। ये करके दिखाते ना मुझे, इनके लिए तो कोई 10 रुपए भी देने को तैयार नहीं है जो फोन पे मैसेज आता है। वजह क्या है? वजह यही है कि इनके ऊपर इंग्लैंड में भी इन पे मतलब ये कि एक केस बना था कि इन्होंने वो जो था जलजिला जदगान के पैसे खा लिए। आपके सामने है ना, ये कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन आज तक कोई इस तरह केसेस प्रूफ तो नहीं हुए ना शुएब साहब। और अगर आप टेलीथॉन की बात कर रहे हैं तो इसी हुकूमत ने जिनीवा में जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जाके 10 अरब डॉलर तक के प्लेजेस तो हुकूमत ने भी लिए। वो बात फिर अलग है कि इस हुकूमत को अभी तक उसमें से क्या रकम मिली है या नहीं मिली, और वो रकम किस मद में दी जा रही थी, अभी तक उसके बारे में क्लैरिटी नहीं। लेकिन हाँ, हुकूमत की सतह पे तो कहा जा सकता है कि प्लेजेस मिले हुकूमत को। सर देखें, बात सुने, वो जो है वो जिनेवा की सतह पे जो कुछ मिला है, पहले आप ये देखें कि वो मिला क्या है और कितना इनके पास आया है। कुछ भी नहीं आया। वो सारी जो थी वो ठीक है, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे बातें थी। मैं आम आवाम की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी अवाम में से कोई बंदा मुझे बताएगा कि कितने लोग इनको देने को तैयार हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। और अगर मैं इसी से जुड़ता हूं, एक सवाल ये भी करूं शुएब साहब कि एक और हुकूमत की इस वक्त माशी सूरत हाल की बड़ी वजह रेमिटेंसेस भी है। वो पाकिस्तानी जो गैर मुल्की जो दीगर ममालिक में रहते हैं, उनकी जानिब से रेमिटेंसेस की मद में बहुत बड़ी कमी देखी जा रही है। ये क्या वजह है? ये भी शायद हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। ऐसी ही बात है भाई, ऐसी ही बात है। आप देखें ना, देखें, अच्छा दूसरी बात देखें आप, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको समझने की जरूरत है। तुर्की में ज़लज़ला आया है, तैयब उर्दगान जो है उसने कहा मैं अपने सारे एसेट्स बेच के लगा दूंगा इनके लिए। ठीक है ना, और लगा दिए, बल्कि इनफैक्ट वो एसेट्स उसमें बेशतर हिस्सा लगने लगा है। जी, वो अपने अपने सारे एसेट्स बेच के लगा रहे हैं अपनी कौम को रीबिल्ड करने के लिए। हमारे यहाँ पे ज़लज़ला आया, इनमें से किसी ने 1 रुपया भी दिया अपनी जेब में से, जिनकी आप बात कर रहे हैं? सर कर रहे हैं यार, मतलब ये कि कौम को कितना धोखा देना है। सर पॉइंट वैलिड है, लेकिन मुझे एक बात आप समझाएं ना। आप जो बात कह रहे हैं कि ठीक है ट्रस्ट नहीं है, लेकिन ऐसे सिनेरियो में जब गवर्नमेंट को उस तरीके से का ट्रस्ट नहीं हासिल है, या गवर्नमेंट को इंटरनली या एक्सटर्नली उस तरीके से एतमाद नहीं किया जा रहा, तो गवर्नमेंट के ऑपरेशंस को रन कैसे किया जा सकता है? क्योंकि आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि आईएमएफ का वफ्द आया, वो चला गया, कोई डील जो फाइनलाइज होनी थी वो डील फाइनलाइज नहीं हुई। ट्रस्ट डेफिसिट है। आईएमएफ की जानिब से 12 ये कहा गया कि उनको ट्रस्ट नहीं है, उनको यकीन दहानियां करवाई जा रही हैं। ये अगर यकीन दहानियों का सिलसिला रहना है तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? देखें, यही बात है ना, आईएमएफ जो आया यहाँ पे, आईएमएफ इतने दिन बैठ कर गया है और वापस चला गया। वजह क्या है? वजह ये कि ट्रस्ट नहीं है। वजह ये थी कि उस गवर्नमेंट पे कुछ ना कुछ ट्रस्ट था, इस गवर्नमेंट पे बिल्कुल भी नहीं है। कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई मतलब कोई लंबे चौड़े इसमें इशारे नहीं है। ये बड़ी सीधी सी बात है। तो ट्रस्ट नहीं,
सर ट्रस्ट नहीं होगा तो यकीन तौर पर भुगतान तो अवाम को हो रहा है ना। अगर आज चंद अफराद के ऊपर अगर आईएमएफ की बात करें या उन पाकिस्तानियों की बात करें जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकते हैं, बैरूनी मुल्क मुकीम है वो पाकिस्तानी, अगर उनका इन हुकूमत के या उन इस हुकूमत के चंद लोगों पर एतबार नहीं है तो एट द एंड ऑफ द डे सफर तो अवाम ने करना है ना। तो सर इसका हल यही है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाओ, जिसको अवाम पसंद करती है उसको आने दो, आपके रेमिटेंसेस भी आ जाएंगे, आपका सारा कुछ चलेगा। शाह जी आपको लगता है ये सूरत हाल जो इस वक्त शेख साहब फरमा रहे हैं कि इसको फैमिली कनाडा में है, देखें मेरी अपनी फैमिली कनाडा में है, वो भी रेमिटेंसेस जो के मत में जो भेजते हैं वो इतना ही भेजते हैं कि बस गुजारा चल सके। वो कहते हैं हमें इस हुकूमत पे ट्रस्ट ही नहीं है, हमने इसको देना ही नहीं है, क्या करें आप। सर ये एक यकीन तौर पे इस वक्त इशू तो है, लेकिन शाह जी मुझे जरा ये बताएं जो इस वक्त शेख साहब कह रहे हैं इस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, गवर्नमेंट क्या इस ट्रस्ट को रिगेन कर सकती है अगर एक क्लियर सिंपल मेजॉरिटी के साथ एक मजबूत मुस्तहकम गवर्नमेंट हो। ये जो 13 जमातों के ऊपर जो ये हुकूमत इस वक्त नजर आ रही है जिसको शहबाज शरीफ साहब लीड करते दिखाई दे रहे हैं, अगर ये सिनेरियो कुछ तब्दील हो जाए, भले शहबाज शरीफ साहब ही बरसर इख्तिदार हो लेकिन मुस्लिम लीग नून का पोर्टफोलियो जरा बेहतर हो, स्ट्रांग हो, तो शायद ये ट्रस्ट में इजाफा होगा। देखें, अगर आप इमरान खान का दौर देखें तो क्या लोगों को ऐसा ही बदअतमादी थी हुकूमत के ऊपर? बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। और फिर देखे, जमहूरियत का राग अलापने वाले लोगों को ये भी तो समझ आना चाहिए कि अवाम जिसको लाना चाहती है उसको क्यों नहीं आने दिया जा रहा। अवाम की पसंद देखें बहुत अहम होती है, अवाम को एक मौका दिया जाए, अवाम किसी को भी लेकर आए। ये अवाम का एक जमहूरी और आईनी हक है कि अवाम जिस मर्जी को चाहे वो समझें कि वो इस हुकूमत को संभाले और इस मुल्क को संभाले। तो ये मौका अब दिया जाना बहुत जरूरी हो गया। आप कह रहे हैं वोट को इज्जत देनी चाहिए ना, आप दरअसल ये कह रहे हैं। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा वोट को इज्जत दो, पाकिस्तान को इज्जत दो, मैं ये कह रहा हूँ वोट तो बड़े ऊपर ऊपर जाकर सारे मिलकर तो अपने आप को जो है वफादारियां चेंज कर लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ अब इस अवाम को भी इज्जत दो, पाकिस्तान को भी इज्जत दो। ठीक हो गया शाह जी, आपका पॉइंट आ गया। मुझे ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो ये भी जो आपने सवाल उठाया है कि इलेक्शंस होने चाहिए, इलेक्शंस यकीन तौर पे होने चाहिए, इसके हवाले से लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से अब फैसला भी सुना दिया गया कि पंजाब में जो इंतखाबी अमल है, सूबाई तौर पे जो इलेक्शंस होने हैं वो इलेक्शंस को 90 रोज में कराना होगा। साथ में केपी के असेंबली में भी आज इस हवाले से मामलात की तरफ पेशरफ्त हुई और केपी में भी जो अदालतें हैं इस हवाले से इस तमाम तर मामले को देख रहे हैं, इसको बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा तस्करा करते हैं पंजाब और केपीके की सूबाई इलेक्शंस के हवाले से। बिलावल साहब ने एक बयान दिया, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में किसी भी तौर पे कोई गैर जमहूरी इकदाम किया गया तो यकीन तौर पर उसके कड़े नताइज होंगे। लेकिन अगर ये बात कही जाए कि पंजाब और केपीके में 90 रोज की आईनी मुद्दत के दौरान इलेक्शंस कराने, तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किसी भी तौर पे क्लियर मौकफ सामने नहीं आ रहा। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, मुस्लिम लीग नून की बात करें, तो दोनों ही बड़ी जमातों के अरकान असेंबली इस वक्त बटे हुए नजर आते हैं इन दो नजरियों के तहत कि कुछ लोग कहते हैं कि इलेक्शंस एक साथ आम इंतखाबात के साथ होने चाहिए और दूसरी जानिब कुछ लोगों का यह मानना है कि आईनी मुद्दत जो 90 दिन की आईनी मुद्दत है उसी दौरान इलेक्शंस होने चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से इसके हवाले से फैसला सुना दिया गया और केपीके में भी इस हवाले से जो मामलात हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। शाह साहब, ये जो मामला है कि इलेक्शंस का होना, बर वक्त होना, ये कितना अहम है और 90 रोज की जो आईनी मुद्दत है क्या इसको किसी भी तौर पर ब्रीच किया जा सकता है कि नहीं? बात यह कि वाज़ेह आइन के अंदर लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन का इनेकाद करना जरूरी है, ठीक है। और इसके अंदर आप समझें कि 89 डेज में आपको ये तमाम चीज़ें कंप्लीट करना है, ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। इसके अंदर तो कोई दूसरी राय नहीं है, ये तो एक बिल्कुल मुस्तनद किस्म का कानून भी है और आइन भी यही कहता है। और अब अदलिया भी इसी के ऊपर अमल दरामद करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सही। आप इस इलेक्शन को जितना मर्जी डिले करने की कोशिश करें, निगरान हुकूमत जितना मर्जी डिले करने की कोशिश करे, ये मामला टल नहीं सकते। अल्टीमेटली आपको जाना ही होगा और अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर आप आर्टिकल 6 के मुर्तकिब होंगे। और ये आर्टिकल 6 किसके ऊपर इंप्लीमेंट किया जाएगा? क्या मौजूदा हुकूमत के ऊपर होगा, इलेक्शन कमीशन के ऊपर होगा या गवर्नर के ऊपर होगा उस सूबे के?
सर जो जो इस प्रोसेस को रोकने की कोशिश करेगा उन सबके ऊपर होगा। सर ये बड़ा आप ये आर्टिकल 6 तो यकीन तो आप एक बड़ा संगीन मामला है सर। बिल्कुल ये संगीन मामला है और इसकी संगीनगी का एहसास हो चुका है हुकूमत को, और अदालतों ने उनको एक दफा बावर करा दिया है कि अगर आप ये मामलात नहीं करेंगे तो ये बहुत संगीन सूरत हाल हो जाएगी और फिर आप हमसे शिकवा ना कीजिएगा। वो अदालतों ने समझा दिया है और अदालतों के फैसलों ने भी बिल्कुल सामने कर दिया है कि अब ये इलेक्शन से ना आप भाग सकते हैं, ना इस डेट को आप आगे पीछे कर सकते हैं। ये अहम मसला है। मैं चाहूंगा शेख साहब आप इसके ऊपर जरूर कमेंट करें, क्योंकि लाहौर हाईकोर्ट ने तो फैसला सुना दिया। आज गालिबन पेशावर हाईकोर्ट की भी हवाले से इसी तरह की कुछ इतलात हैं कि वहां भी पिटीशन दायर करा दी गई है और वहां भी मौजूद जज साहिबान ने सवाल किया है कि इन इलेक्शंस में रुकावट क्यों डाली जा रही है और गवर्नर साहब का इसमें क्या किरदार है। सर अगर यही सूरत हाल ऐसे रहती है तो फिर आईनी मुद्दत का क्या मामला रहेगा? आईनी मुद्दत तो फिर मेरे ख्याल से हवा हो जाएगी। देखिए मेमन साहब, इसमें बड़ी, ये शाह साहब ने बड़ा अच्छा आपको बयान कर दिया। मेरे ख्याल में उसके बाद मेरी जरूरत तो नहीं थी, लेकिन मैं थोड़ा सा क्लियर करता जो मजीद कि पेशावर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट जो है ये हमेशा लाहौर हाई कोर्ट से बेहतर रहे हैं इस सेंस में कि इनके फैसले हमसे हमेशा बेहतर आते रहे, हमसे भी बेहतर आते रहे। खैर जो दूसरी बात जो आप कर रहे हैं ये बड़ी सीधी सी बात है भाई। इलेक्शन को डिले करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए और 2/3 मेजोरिटी इनके पास है नहीं। आइन में जो लिखा गया है उसको आप तोड़ नहीं सकते, उसको आप ब्रीच नहीं कर सकते। उसको अगर ब्रीच करना है तो उसके दो ही हल हैं। एक तो ये है कि 2/3 मेजोरिटी हो और आप उसको अमेंड कर दो। दूसरा हल है कि मार्शल लॉ। दूसरा हल है कि मार्शल लॉ जिसमें पूरा आइन ही सस्पेंड हो जाता है। तीसरी कोई पोजीशन, कोई मतलब तो ये जो बिलावल साहब जिसकी हवाले से बात कर रहे हैं कि गैर जमहूरी इकदाम, क्या ये इलेक्शंस ना करवाने के हवाले से तक महदूद है या मार्शल लॉ का भी इसमें तस्करा है? जी भाई, मैं ये कह रहा था कि देखें गैर जमहूरी इकदाम तो ये खुद कर रहे हैं इलेक्शन ना करवा के। बिलावल इसी हुकूमत का हिस्सा है ना, कोई बाहर से तो आया नहीं हुआ, ठीक है ना। जब आप इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे तो दैट मीन्स के गैर जमहूरी और गैर आईनी इकदाम तो आप खुद कर रहे हैं। तो सर क्या ये इकदाम क्या गैर जमहूरी कुव्वतों को दावत भी देती है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, बात ये है कि मुझे तो बिलावल साहब के इस बयान की समझ नहीं आई ना। बिलावल साहब हुकूमत का हिस्सा भी हैं। बिलावल साहब की हुकूमत ही इलेक्शन नहीं करवाना चाह रही, जो कि एक गैर आईनी इकदाम है, और बिलावल साहब थ्रेट कर रहे हैं कि कोई गैर आईनी इकदाम किया गया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये किस इकदाम की बात कर रहे हैं भाई? सर देखें, बात सुने, आप ही बताएं आप हुकूमत में बात हो रही है। जी आप ही बताएंगे ना शेख साहब किस इकदाम की बात हो रही है? जी मुझे तो समझ नहीं आई ना इस बात की, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे इनकी बात की समझ नहीं आई। जहां तक मार्शल लॉ का तल्लुक है, मार्शल लॉ इन हालात में लग नहीं सकता मेरे ख्याल में। मेरा जो अपना जो ओपिनियन है वो यही है कि इन हालात में जब आपके पास पैसे ही नहीं है, मार्शल लॉ कैसे लगाओगे? लेकिन शिव साहब एक सवाल मेरा फिर यहीं पे होगा कि मार्शल लॉ अगर गैर आईनी है तो 90 रोज की आईनी मुद्दत में इंतखाबात कराना ये भी तो गैर आईनी है, ये भी तो एक तरह की आमरीत है। इंतखाबात ना करवाना गैर आईनी है, इंतखाबात तो होने चाहिए 90 दिन के अंदर। ये तो आइन बड़ा सीधा सीधा लफ्ज है, क्लियर है इस पे। और अगर बिलावल साहब के बयान के ऊपर तो मुझे ऐसा लगता है कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। वो असल में अपनी बात समझा नहीं पा रहे हैं और वो खुद कंफ्यूज है। क्योंकि अगर आप देखें पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडरशिप भी बहुत सारी ऐसी है जो इस हक में है कि इन बाई इलेक्शंस में हिस्सा ना लिया जाए और जनरल इलेक्शंस की तैयारी की जाए। ये मैं आपको एक खबर भी दे रहा हूँ कि पार्टी के अंदर से आवाजें उठ रही। शाहजी, मैं इसी खबर के आपसे ऊपर बात भी करता हूं, लेकिन मुझे यह बता दें कि क्या अगर आईनी मुद्दत के दौरान इंतखाबात का ना करवाना वो गैर आईनी है, और तो क्या मार्शल लॉ ही सिर्फ गैर आईनी है या आईनी मुद्दत के दौरान इंतखाबात ना कराना भी गैर आईनी है? सर वो बड़े आईनी तरीके से गैर आईनी बात कर रहे हैं, इस बात का मुख्तसर ये जवाब है। वो बड़े आईनी तरीके से गैर आईनी बात कर रहे हैं। सर आईनी तरीके से भी वो दोनों साइडें देखें देखें मुनीर साहब, वो बेसिकली जो है ना वो दो कश्तियों को एक साथ चला रहे हैं।
आप बात समझे, उनकी भी मजबूरी है, वो दोनों साइडों को साथ चला रहे हैं, वो दोनों साइडों की तरफ रहना चाहते हैं। मुनीर साहब हालांकि यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना जी चाहूंगा। जी जी शेर साहब, मैं आ रहा हूं आपकी तरफ, आता हूं। शाह साहब आप कंप्लीट कर लें। हालांकि देखें, बात यह है कि पीपल्स पार्टी जो खुद कहती है कि हमने आमिर के खिलाफ जंग लड़ी और हमने जमहूरियत की खातिर बहुत कुर्बानियां दी, तो उनको ये बात कहना मुनासिब ही नहीं बनती। उनको तो इस बात की पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए कि मुल्क में मार्शल लॉ लग सकता है। जबकि जरदारी साहब पहले एक दफा, आपको याद होगा, अपने पिछले बयानों में कुछ साल पहले वो ये कह चुके हैं कि हमने मार्शल लॉ का रास्ता हमेशा के लिए रोक दिया है। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन फिर इस तरह की बात कहना और इस तरह की सोच देना ऐसे कंफ्यूज हालात में, ऐसे गैर यकीनी सियासी हालात में, मेरा ख्याल है मजीद इन हालात में एक बहरान पैदा करने वाला। शाह जी आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मैं शुएब साहब की तरफ जाने से पहले मुझे सिर्फ ये बता दें कि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो दबाव है, आपको लगता है कि पंजाब और केपीके के इलेक्शंस के हवाले से शेड्यूल जल्द जारी किया जा सकता है? बिल्कुल जी। ये अब अदालती अहकामात की रोशनी में इन्हें, मुझे लगता है कि एक दो दिन के अंदर बिल्कुल शेड्यूल जारी करना पड़ेगा और इसके बगैर अब चारा और नहीं है। गालिबन कब होंगे लेकिन मुझे इसके अंदर एक बहुत, देखें मेरी बात सुने, मुझे इसके अंदर एक बहुत बड़ी हुकूमत की ये हिकमत अमली नजर आई है कि हुकूमत ने जानकर इतना टाइम डिले किया, हालांकि उन्हें पता है कि वो ये इन इंतखाबात की डेट को रोक नहीं सकते थे और ये आईनी मसला है, लेकिन उन्होंने जानकर इसलिए डिले किया है कि लोगों को पोलिंग के लिए, इस 90 दिन के हिसाब से लोगों को पोलिंग के लिए रमजान का आखिरी अशरा मिले और कम से कम जो है ना वो वोटिंग तनासुब हो। ये एक हिकमत अमली है हुकूमत की, जिसको जो है ना कोई लोग महसूस नहीं कर रहे। सर आपका पॉइंट आ गया, यानी कि गालिबन अप्रैल के किसी वक्त हिस्से में ये इंतखाबात हो सकते हैं ना? ये देखें ना, अब तो आपके पास जितने दिन इन्होंने जाया कर दिए, उस 90 दिन में से वो दिन निकाल लें तो आपको 89 डेज के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने हैं। जी ठीक हो गया शाह जी, आपका पॉइंट आ गया। शुएब साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? ये दानिस्ता जाया किए गए हैं, ठीक हो गया सर, दानिस्ता टाइम जाया किया गया। शुएब साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी भाई, इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, अभी मुझे इसकी कंफर्मेशन नहीं है, मगर मैं एक इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर देता हूँ। एक खबर है बड़ी कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त पीटीआई से राब्ते में आ रही है और वो पीटीआई से मांग रहे हैं कि आप बताएं आपके पास क्या प्लान है फ्यूचर का, ठीक है, और हम आपको इलेक्शन की तरफ लेकर जाते हैं। गालिबन शुएब साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का हाजिर होता है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं। तस्करा हो रहा था कि जो बिलावल साहब ने कहा और उसकी रोशनी में इलेक्शंस के हवाले से जो मामला हैं, ये भी सवाल है कि अगर 90 रोज में इंतखाबी अमल नहीं होता तो आईनी तौर पर इसको गैर आईनी तस्लीम किया जाएगा। उसी तौर पे अगर मार्शल लॉ इस मुल्क में लगाया जाता है, माजी में जो लगाया गया, हालांकि उसको बहुत सी लीगल कवर्स के अंदर लगाया गया, उस सब को भी गैर आईनी कहा जाता है। तो फिर दो इकदाम, एक आईनी और दूसरा गैर आईनी कैसे है? शेख साहब आप कुछ इस हवाले से फरमा रहे थे। जी भाई, मैं ये अर्ज कर रहा था कि मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है जो कि अभी तक मेरे पास कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन जो मेरे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि पीटीआई से इस्टेब्लिशमेंट राब्ता कर रही है। वजह ये है कि वो मायूस हो गए हैं इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी से, जितनी को मायूसी हुई है, और वो मजबूर हो गए हैं कि वो पीटीआई से राब्ता करें। पीटीआई से वो अपना प्लान मांग रहे हैं कि आप अपना अगला प्लान हमें दें। सर लेकिन प्लान मांगना तो गालिबन एक अच्छी बात भी है ना, कि कोई भी अगर ऑपोजिशन में जमात है उसके पास तो पाकिस्तान के मामला और मसाइल के हवाले से प्लान होना चाहिए। जी बिल्कुल, वो प्लान मांग रहे हैं कि अगला प्लान दें हमें। दैट मीन्स कि अब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी इस स्टेज पर आ रही है कि इलेक्शंस हो जाएं, ठीक है। और ये इलेक्शंस गालिबन कब तक मुतवक्की हो सकते हैं? देखें, ये जल्दी ही चीजें खुल जाएंगी मेरे ख्याल में। 2-4 दिन में जो है इलेक्शन कमिश्नर कोई ना कोई इसका वो जवाब दे देगा। मगर जो बात जो है रही है ना, अब मसला ये है कि 2 सूबों में इलेक्शन करवाना, वैसे ये मतलब ये कि ये फिजिबल भी नहीं है इस हमारे मुल्क के जो इस वक्त जो, अगर आप इकोनॉमिकली जो कंडीशन है उसको सामने रखते हुए,
ये पॉसिबल नहीं है कि आप 70% पाकिस्तान में इलेक्शन करवा दें और फिर जनरल इलेक्शन बाद में करवाएं। तो लेकिन इसके लिए मेरे ख्याल में इनको जी लेकिन शिव साहब मैं चाहूंगा क्विकली इसके ऊपर ही बता देना आप। बिल्कुल सारे मामला है, फाइनेंशियल सिचुएशन भी है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन आज किसी भी तौर पे ये कह देता है कि पंजाब और केपीके में सूबाई असेंबलियों के इलेक्शंस वक्त पे नहीं कराए जा सकते, मैं क्विकली जवाब चाहता हूं आप दोनों से। शिव साहब आप पहले दे दीजिएगा कि इसके बाद तहरीक इंसाफ का फौरी रद्द अमल क्या होगा और उस रद्द अमल का कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। सर तरीके मतलब ये जो है इंसाफ तो बात की बात है ना। अगर ये बात इलेक्शन कमीशन कह देगा तो सीधा सीधा आर्टिकल 6 का मुर्तकब हो जाएगा। सही। ये बात वो कह नहीं सकता, उसके पास इस चीज का इख्तियार नहीं है कि वो आइन को अमेंड कर दे। सही। बड़ी सीधी सी बात है ये, वो ये बात नहीं कह सकता। साहब बात ये है आपकी, अगर उसको लीगल कवर कर दिया जाए जैसे अगर आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ, बात ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने ऐलान ना किया तो हो सकता है कि अदलिया ही इलेक्शन की डेट का ऐलान कर दे और पाबंद कर दे इलेक्शन कमीशन को कि आपने इस डेट पर इंतखाबात करवाने हैं अकॉर्डिंग टू वो 90 डेज जो पीरियड है एक आई। और ये हमने देखा पंजाब असेंबली के शाह साहब, अगर मैं गलत नहीं तो पंजाब असेंबली में भी जो मामला अभी हुए थे, हमने फरवरी के महीने में जो सूरत हाल देखी जनवरी के महीने में, उसमें भी इलेक्शन इनफैक्ट हुकूमतों को सुप्रीम कोर्ट ने ही पाबंद किया था ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के पास जवाबदीदी इख्तियार है आइन के तहत कि वो अगर इदारे ना चलना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स डायरेक्ट कर सकती हैं इसको, इदारों को, उनको हिदायत जारी कर सकती हैं। यही सवाल आपसे पूछना था। फिर एक सवाल आ जाता है ना, देखें कोर्ट तो डायरेक्शन ही देगी ना करना, तो फिर इलेक्शन कमिश्नर ने शिव साहब मैं इसी में ऐड करना चाहूंगा, मेरा सवाल भी अगला यही है। फिर इलेक्शन कमीशन नहीं है। शिव साहब बिल्कुल वैलिड सवाल है, मेरा सवाल अगला यही है कि खान साहब का बयान हमें देखने में आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के बहुत से दोस्त इस बात का आज भी गिला करते हैं कि जो बाजवा साहब की जो पॉलिसी थी, जो बाजवा डॉक्ट्राइन थी, जिसमें तहरीक इंसाफ अपने आप को लेफ्ट आउट फील करती हुई दिखाई दे रही है, वो आज भी कह रहे हैं कि उसकी बाकियात आज भी इन इदारों में मौजूद हैं और अगर ऐसी सूरत हाल में इलेक्शंस होते हैं तो यकीन तौर पर उसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान होगा। और इस वक्त बाजवा साहब के हवाले से कुछ स्टेटमेंट्स भी गर्दिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से अगर ये सारी चीजों को ऐड ऑन कर लिया जाए तो फिर सूरत हाल क्या होगी। देखिए टू बी वेरी ऑनेस्टली, अगर आइडियली बात करें तो इस वक्त तो उसूली तौर पे जो इलेक्शन कमिश्नर है उसको रिजाइन कर देना चाहिए, नया इलेक्शन कमिश्नर आए जिसके ऊपर जो सब पार्टियों के कंसेंसस से आए और जिसके ऊपर सबका इत्मीनाद हो। सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ का भी इत्मीनाद हो, नून लीग का भी इत्मीनाद हो, पीपल्स पार्टी का भी इत्मीनाद हो, वो बंदा इलेक्शन कमिश्नर आए और वो फिर डेट देकर इलेक्शन कराए। आइडियली तो ये है जो आइडियल सिचुएशन बन रही है। आइडियल सिनेरियो है नहीं ना पाकिस्तान में शेख साहब, इतनी सारी मराद, इतने सारे ओहदे, इतनी शान शौकत कौन छोड़ता है। हमारी बदकिस्मती है, ये हमारी बदकिस्मती है। सर आप ये तो देखें कि ये कितनी अहम बात है कि आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उसके अंदर मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को शामिल है, हाल उसकी राय नहीं पूछी जा रही, उसको कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं हो रहा। तो ये किस तरह मुमकिन है कि ये इलेक्शन कमिश्नर जो जिसके बारे में साफ नजर आ रहा है कि आलाकार बने हुए हैं कुछ पार्टीज के, देखें अगर वो आलाकार नहीं बने थे तो जो आप तोशा खाना केस खोल रहे हैं या आप जो पार्टी फंडिंग केस खोल रहे हैं आप बाकी पार्टीज के क्यों नहीं खोल देते। ये तो साफ नजर आ रहा है कि वो जानिबदाराना अपना जो है ना फैसले दे रहे हैं। तो जब जानिबदाराना फैसले दे रहे हैं तो इसके अंदर तो वाकई मुनीर साहब की ये बात बिल्कुल बजाय है कि किस तरह साफ और शफाफ इंतखाबात के को देख रहे हैं आप लोग। ऐड करना चाहेंगे आप कुछ इस पे। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बड़ी शादी सी बात है, पंजाब में जो गवर्नमेंट थी वो पीटीआई की हुकूमत थी, लेकिन पीटीआई ने जैसे ही हुकूमत तोड़ी, पंजाब का वजीर आला जो लगाया गया वो उनकी मर्जी के बगैर लगाया गया, पंजाब की जो काबीना लगाई गई उनमें एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो पीटीआई से उसकी कोई हमदर्दियां हो। तो सर ये कहा जा सकता है ना कि इस वक्त भी मौजूदा सिस्टम में बाजवा साहब के जो सोच है, जो फलसफा है, उसके पैरोकार आज भी सिस्टम में मौजूद है जो तमाम सूरत को आगे लेके चलते दिखाई दे रहे हैं।
वो परसों सुहेल बड़ाइच साहब ने एक जगह पे बात की है और उन्होंने ये कहा है कि बाजवा डॉक्ट्राइन तो खत्म हो गया, अब हाफिज डॉक्ट्राइन आ गया है। और हाफिज डॉक्ट्राइन जो है वो पीटीआई के ज्यादा अगेंस्ट है। ये सुहेल बड़ाइच ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। लेकिन जो मेरे पास जो अब खबर आ रही है वो यही आ रही है कि अब हाफिज साहब मजबूर हो रहे हैं कि वो पीटीआई की तरफ देखें। सर आप अगर मुल्क की स्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, सर मुझे एक बात बता दें, पाकिस्तान इस वक्त ऐसे सूरत हाल के ऊपर है कि यहां पे किसी भी तौर का कंफ्लिक्ट हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तहरीके इंसाफ इस सिनेरियो में इलेक्शंस करवाना चाहती है, मुल्क की माशी सूरत हाल इस बात की इजाजत नहीं देती, ये बात भी गलत नहीं है। दूसरी जानिब अगर ऐसे सिनेरियो में इलेक्शंस नहीं होते या हो जाते हैं और फ्री एंड फेयर नहीं होते तो फिर मामला कहां पे होंगे? सर ये तो बताए ना कि फिर सूरत हाल क्या बनती दिखाई देगी। सर फिर सड़कों पे होंगे और कहां पे होंगे? शाह साहब क्या सड़कों पे आपको लगता है होने से सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? तो देखिए, मेरा मेरा इस बारे में ये मेरी सोच ये है, मेरा एक तबसरा ये हो सकता है कि देखें, बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि दानिस्ता तौर पर हुकूमत हालात को उस तरफ ले गई है, माशी हालात को, जहां पर अब वो दो ऑप्शंस के ऊपर आना चाह रही है। पे- देखें, इस वक्त पाकिस्तान का पास टोटल $3 बिलियन से कम जो है वो जखायर है। सही। ठीक है। जी जी जी। अगर आईएमएफ से लोन मिलता भी है तो आपको कितना लोन मिलेगा ये आपको अंदाजा है। ठीक है ना, सही। मिनिमम लोन पे आईएमएफ आएगी, वो भी अभी उन्होंने 15 दिन का तकरीबन टाइम लिया हुआ है। हम्म। 15 दिन में आपका मुल्क एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना। तो अब हुकूमत आपको दो ऑप्शंस की तरफ ले जा रही है। देखें, मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, हुकूमत आपको दो ऑप्शंस की तरफ लेकर जा रही है। एक तरफ वो ये कहना चाह रही है कि अब जो आईएमएफ से पैसा आएगा उससे या तो आप मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लें या वो खर्च करके आप इलेक्शन करवा लें। तो ये एक आस्ता आस्ता मुझे लगता है कि हालात को उस तरफ धकेल दिया है हुकूमत ने, कि जहां पर वो आपको ये ऑप्शन दे कि आप देखें, मुल्क अगर हम डिफॉल्ट होने से बचाते हैं तो फिर हमारे पास अभी इलेक्शंस करवाने के पैसे नहीं हैं और हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो टाइम दिया जाए। लेकिन शाह साहब कब तक ये इलेक्शंस को कब तक इस तरीके से इग्नोर किया जा सकता है? अगर ये इलेक्शंस 1-1.5 माह बाद नहीं होंगे तो 4 माह बाद हो जाएंगे, ज्यादा तो इसके ऊपर ताखीर नहीं की जा सकती ना। सर लेकिन भाई ये एक ताकि दिन भी ज्यादा लेट से नहीं हो ज्यादा सकते। टाइम तो ले रहे हैं ना। ये एक दिन भी लेट नहीं हो सकते, ये बात क्लियर है। आइन को अगर आप एक दिन भी लेट करेंगे तो आर्टिकल 6 जो है हर उस बंदे पे लग जाएगा जो उसमें शामिल होगा उसको लेट कराने में। ये तो सर, बड़ी कॉमन सेंस की सर मेरा बात फिर है यही यार। सवाल है, मैं एक लम्हे के लिए आईनी मामलात को कुछ देर के लिए रख नहीं सकते, लेकिन कोशिश कर लेते हैं कि इसको एक लम्हे के लिए भूल जाते हैं, फरामोश कर देते हैं। मुझे सिर्फ ये बात का जवाब आप दोनों हजरात दे सकते हैं कि अगर ये इलेक्शंस 4 या 5 माह मजीद आगे चले जाते हैं तो क्या नून लीग के पास या पीडीएम के पास ऐसा कोई रोड मैप है, कोई ऐसा प्रोग्राम है जो मुल्क की सूरत हाल को 4 या 5 माह में बिल्कुल तब्दील करके रख देगा और इनका जो वोटर जो इनसे नाराज है, जो इनकी पॉलिसीज की वजह से इनके खिलाफ है, वो शायद इनकी तरफ वापस आ जाए? मेरा जवाब बिग नो है जी। शाह साहब आपका जवाब? सर मेरा जवाब इससे भी बड़ी नो है। इसलिए कि आप ये देखें कि आपने जितना टाइम अभी ये हुकूमत पर आप रहे हैं, ठीक है, आपने जितना टाइम ये हुकूमत चलाई है, आपने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के अलावा किया क्या है? अगर आज आईएमएफ के पास आप जा रहे हैं तो आईएमएफ के पास आप जा रहे हैं तो वो आपके 10, 12, 15 बिलियन डॉलर कहाँ पर चले गए भाई? जो आज आप 2, 3, 4, 5 बिलियन डॉलर के लिए आईएमएफ की हर शर्त मानने पे कह रहे हैं कि आईएमएफ हमारे साथ सख्ती कर रही है, तो आईएमएफ आपके साथ सख्ती नहीं कर रही। आईएमएफ को आपने मौका दिया है कि आईएमएफ अब मजीद पाकिस्तान को अपने चुंगल में ले ले। और अगर ये हफ्ते 10 दिन में आईएमएफ के मामला तय ना हुए? आपने मेरी बात मुकम्मल होने जी जी देना। जी। आप जो कह रहे हैं ना कि अगर 4-5 माह आगे चले जाएं, तो अगर हम 4-5 माह पीछे चले जाएं तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इसलिए मेरा जवाब एक था चीज शायद ऐड कर देना काफी इस पे, नो से ज्यादा बड़ी नो। शाह साहब एक चीज और ऐड भी कर देना इस पे कि अगर मैं ये एक बात सर आप कहना कर चाहूंगा। जी 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 सर। देखिए गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये है कि आईएमएफ ने आपको मुश्किल से $1.5 बिलियन देना था, मुश्किल से $1.5 बिलियन देना था, जिसके लिए आपने इतनी तबाही मचा दी। अच्छा, अब मैं एक मतलब बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके बात करने ला रहा हूं। कल मेरी मतलब फोन पे गपशप लगी ज़का अशरफ साहब से, जो शुगर मिल्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है। सही।
वो कहते हैं कि जी हमारे पास इस वक्त 60 मिलियन टन शुगर तैयार पड़ी है। सही। अगर इसमें से 40 मिलियन टन शुगर भी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दें तो पाकिस्तान में वैसे ही 3-4 बिलियन डॉलर वैसे ही आ जाएगा। सही। आपको आईएमएफ के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। बात को समझें। हम्म। इस वक्त अगर अगर गवर्नमेंट सिंसियर होती किसी चीज पे तो ये अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाती, किसी तरह से भी पैसे मतलब डॉलर्स आते हैं यहाँ पे। सही। गवर्नमेंट सिंसियर ही नहीं है। गवर्नमेंट जो है ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने पे पूरी तरह से तैयार है। वो ये सोच कर बैठे हुए हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। हम्म। देखें 60 मिलियन टन शुगर अगर उनके पास तैयार पड़ी है, आप उसमें से 40 निकाल दो यार। कौम से खिताब करो, कौम से कहें जी एक साल आप थोड़ा सा गुजारा कर लें, कम चीनी इस्तेमाल कर लें। ठीक है, कम चीनी इस्तेमाल कर लें, वैसे भी सेहत के लिए नुकसानदेह, कोई फायदा तो है नहीं उसका। आप 60 मिलियन ना एक्सपोर्ट करें, आप 40 मिलियन कर दें। सही। आप देखें आपके पास 3 से 4 बिलियन डॉलर वहां से आ जाएगा। ये आपका पॉइंट शहब साहब मगर ये कभी भी नहीं करेंगे, शहब साहब ये कभी भी नहीं करेंगे। इन्होंने सोचने नहीं है पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान को तबाह करने के मिशन पे बैठे हुए हैं। देखिए ना, आप कितने, हुकूमत के पास कितने ऑप्शंस होते हैं। कंटेनर्स आपके सारे रुके हुए हैं, माल सारा खराब हो चुका हुआ है। आपने कैसा वो माशियत का आप एक जो है ना वो चैंपियन लेकर आए थे, वो भी आप जो है ना कह रहे हैं आईएमएफ यूं कर रहा है और आईएमएफ यूं कर रहा है और मैं यूं कर रहा हूं और अब डॉलर सस्ता हो रहा है। ये बिल्कुल गैर संजीदगी से हुकूमत चला रहे हैं। ये बनाना रिपब्लिक बनाया हुआ है इन्होंने। इसीलिए मैं कहता हूं कि अब मुल्क के अंदर जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, आम इंतखाबात नहीं होंगे, आप किसी सिमत को तयन कर ही नहीं सकते। सर फाइनल कमेंट दे दें आप दोनों, शाह साहब आप दे दें कि क्या आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। मेरे पास 1 मिनट है, आपको लग रहा है आम इंतखाबात की तरफ मामला बढ़ रहे हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं? देखें, मुझे तो साफ ये नजर आ रहा है कि आईएमएफ की डील के बाद ये जो आप प्रोविंशियल आईएमएफ की डील हो रही है, आपको ये भी चलिए ये भी पहले बता दें कि आईएमएफ की डील हो जाएगी टाइम पे? नहीं हो रही। जब आईएमएफ आपको लटकाए जा रहा है, आईएमएफ आपको लटकाए जा रहा है, आपके पास कितने दिन मजीद पेट्रोल है, आपके पास कितने दिन मजीद सरवाइव करने के हैं, ये सारी चीजें ऑन कार्ड हैं। मोहताद अंदाजे के मुताबिक 15 से 20 दिन। लेकिन मैं कोई माशियादान तो नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात को समझ रहा हूं कि पाकिस्तान को इंतहाई इंतहाई मुश्किल मजीद पोजीशन में ले जाया जा रहा है। हुकूमत की कोई तरजीह नजर ही नहीं आ रही कि वो इन हालात को किसी सर आईएमएफ की डील हो रही है या नहीं, मुझे शाह साहब ये बता दें यस और नो में। शुगर नहीं हो रही भाई, नहीं हो रही। शेख साहब आप बना करें, शाह साहब आपका क्या कहना है? मेरा ख्याल है आईएमएफ की डील हो जाएगी। आईएमएफ कुछ हमें लोन दे देगा, लेकिन इतना लोन दे देगा कि जिससे मामलात फिर भी वहीं लटके रहेंगे महीने 2 महीने के बाद। और इसके बाद इलेक्शंस हो रहे हैं या नहीं टाइम पे? सर इलेक्शन, अब मेरा ख्याल है अब इलेक्शन जो है वो इतना जरूरी हो गए हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब जब तक आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मुस्तहकम नहीं होगा तो शायद आपके दोस्त ममालिक भी। लेकिन शाह जी फिर प्रोग्राम का वक्त भी इजाजत नहीं दे रहा, मुझे यही बता दें अगर ये सुबह इलेक्शन समझो कि इलेक्शन हो जाए और इसमें मौजूदा हुकूमत कामयाब ना हुई तो क्या आपको लगता है कि वफाकी हुकूमत के ऊपर कुछ एतमाद की सूरत हाल बहाल होगी? फिर तो और मुश्किल हो जाएगा। सर ये तो क़यामत की निशानी बता रहे हैं आप, इनके ऊपर कोई एतमाद करने का। मेमन साहब मैं एक अर्ज कर देता हूँ इस पे। देखिए बात सुने, सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन करवाने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार दे। सर आप लोग का पॉइंट आ गया, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है माजरत के साथ, क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस गुफ्तगू को आगे ले जाएं। लेकिन ये सवाल फिर अपनी जगह पे है कि क्या आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल हो सकेगा या नहीं। दूसरा सवाल ये कि वक्त पर सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हो जाएंगे या नहीं होंगे। आईनी मुद्दत तो है कि इस 90 रोज के दौरान इंतखाबी अमल होना है, लेकिन अगर तो ये आईनी मुद्दत के पार चला जाता है मामला तो फिर आर्टिकल 6 के जो मामला होंगे उसकी जद में कौन आएगा। और अगर यह मान लिया जाए कि इंतखाबात हो जाते हैं और पीडीएम की जमातें शायद अगर मफरूजे के तौर पर कह दें कि उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाती, तो क्या वफाकी हुकूमत क्या इससे और ज्यादा गैर मुस्तहकम नहीं हो जाएगी? वफाकी हुकूमत के ऊपर जो मामलात हैं, जो ट्रस्ट है, वो और ज्यादा डगमगा नहीं जाएगा? ये सारे सवाल अपनी जगह पे। उम्मीद करते हैं जो हो बेहतर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने मेजबान उनको इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।